अच्छा जी, लास्ट क्लास में we have covered we have started functions and procedures, and we have seen this a function है वो procedures हो, या it is also said to be as subroutines. ठीक है, subroutines भी कहलाते हैं, या हम इसको modules भी कह सकते हैं. So these are basically the block of code that is written once and can be called from program many times. मतलब प्रोग्राम की reusability को increase कर देते हैं. फिर हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं अमंग द टीम मेंबर्स. प्रोग्राम मोर मैनेजेबल हो जाएगा, इजी फॉर द डीबगिंग हो जाएगा हमारे लिए. तो ये सारे हमने लास्ट क्लास में इसके कुछ एडवांटेजेस भी देखे थे कि फंक्शन एंड प्रोसीजर से बेनिफिट्स क्या होते हैं. तो अब हम लोगों ने प्रोसीजर्स को स्टार्ट किया था, और प्रोसीजर्स को, ये प्रोसीजर्स का सिंटेक्स हमने देखा था सूडो कोड में, एंड हाउ वी कैन कॉल अ प्रोसीजर. और मैंने एक बात बताई थी कि प्रोसीजर को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक कि वो कॉल ना हो. ठीक है, और हमने इसकी कॉलिंग vb.net से भी कवर की थी. फिर पैरामीटर्स हमने कवर किए थे कि पैरामीटर उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो कि प्रोसीजर्स के अंदर डिक्लेयर्ड होते हैं, एंड बेसिकली दे आर यूज्ड टू रिसीव द वैल्यूज. ठीक है, मतलब जब हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज हम पास कराते हैं, तो प्रोसीजर में ये पैरामीटर उन वैल्यूज को रिसीव कर रहे होते हैं. देन वी हैव आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली जब भी हम कॉल करते हैं प्रोसीजर को या फंक्शन को, तो इन वैल्यूज को हम पास कराते हैं. इट कुड बी अ वैल्यू और इट कुड बी अ वेरिएबल. ठीक है, तो एज वेल एज इस चीज को भी नोट रखना कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स शुड बी मैच्ड, should be equal to the number of parameters, and their data type should be matched according to it. यहाँ पर हम लोगों ने आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस. तो इसके लिए हमारे पास जो स्टार्ट होता है दैट इज वेरिएबल स्कोप. एक पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप क्या है. देखो, वेरिएबल के हमारे पास ये दो ही स्कोप्स हैं. एक हमारा कहलाता है लोकल वेरिएबल, और दूसरा हमारा कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल. तो अगर मैं लोकल वेरिएबल की बात करूं तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका स्कोप लिमिटेड होता है ओनली टू अ सब रूटीन, या ओनली टू अ फंक्शन और अ प्रोसीजर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड. मतलब आउटसाइड ऑफ द फंक्शन या प्रोसीजर अगर हम उन वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहें, सो वी कैन नॉट एक्सेस दोज वेरिएबल्स. ठीक है, लोकल वेरिएबल के केस में. ग्लोबल वेरिएबल के केस में जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप is not limited to any function or procedure. In fact, that global variable can be accessed from any part of a program, from any part of a function, from any part of a procedure. अब इनकी डेफिनेशन पेपर में आती हैं और इनका यूज आता है. सबसे पहले मैं vb.net में एक एग्जाम्पल से कवर करवाता हूँ कि हमारे पास लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल की एग्जाम्पल. तो जैसे हमारे पास ये मेन है, और मेन इटसेल्फ क्या है, हमारे पास एक सब रूटीन है. सब रूटीन से मतलब एक प्रोसीजर है. तो इसके इनसाइड मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है. जैसे ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बी वेरिएबल को डिक्लेयर किया. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेरिएबल ए, वेरिएबल बी का स्कोप लिमिटेड है इनसाइड अ मेन प्रोसीजर ओनली. हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते या एक्सेस ही नहीं कर सकते फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोसीजर. तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू 10 मैंने इनिशियलाइज करवाई है और b की वैल्यू मैंने 20 इनिशियलाइज करवाई है, मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं ऐड का जो मैंने प्रोसीजर बनाया था लास्ट क्लास में, ये वही कोड है. अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ a, एज यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा. ठीक है,
ए वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल है, उसका स्कोप सिर्फ मेन तक ही लिमिटेड है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल को यूज करना चाहूँ फॉर एग्जांपल ऐड वाले प्रोसीजर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज को कैसे पास करवाते हैं, तो हम पासिंग पैरामीटर्स का नेक्स्ट टॉपिक भी हम कवर करेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा डिम a as integer and this a variable is said to be as local variable and a equals to 5, ठीक है, and then console dot write line if I just need to print the value of a, मैं यहाँ पर एक छोटा सा prompt भी दे रहा हूँ, value of a in main, ठीक है, यहाँ पे concatenation ऑपरेटर आता है VB.NET के अंदर, सूडो कोड में सिर्फ कॉमा आएगा। और अब यहाँ पे ये वाला जो प्रोसीजर है, ठीक है, इस वाले प्रोसीजर में लेट सपोज मैंने इसका नाम ऐड रखा हुआ है जिसमें मैं कोई भी पैरामीटर पास ही नहीं कर रहा, यहाँ पर भी मैं सेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ ए ही रख रहा हूँ, तो डिम ए एज और सेम डेटा रख रहा हूँ इंटीजर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू को मैं रख रहा हूँ 50, तो कंसोल डॉट राइट लाइन if I want to print value of a in add procedure या add subroutine, तो as you can see मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया फॉर एग्जांपल। अब ये कैसा हुआ कि यहाँ तो देखा जाए ये तो एक ही कोड है, और हमने ये बात पढ़ी थी कि एक वेरिएबल को एक से ज्यादा बार आप डिक्लेयर एक प्रोग्राम में नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल सही है। बट अब यहाँ पर एड ऑन कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि यहाँ पर इन वेरिएबल्स का स्कोप डिफाइन हो गया, मतलब ये बाउंड्रीज है, इसको ऐसा समझो ये एक घर है यहाँ पर एक दूसरा घर है, दो डिफरेंट घर हैं और दो डिफरेंट हाउसेज हैं जिसमें सेम नाम का पर्सन मौजूद है। फॉर एग्जांपल हाउस ए में पर्सन का नाम है बिलाल, हाउस बी में भी एक पर्सन है जिसका नाम बिलाल है, बट ये दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं, ये सेम नहीं है, नाम दोनों के सेम है बस। तो सिमिलरली मेन एक अलग घर है और ऐड भी एक अलग घर है, और ये जो ए है ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ऑल्दो नाम सेम है बट स्कोप डिफरेंट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास इनिशियली मेन की बॉडी से स्टार्ट होगा और सबसे पहले ए की वैल्यू मेन से फॉर एग्जांपल प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ ऐड वाला प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ऐड वाला प्रोसीजर पे वैल्यू ऑफ ए इन ऐड प्रोसीजर डिस्प्ले करवाएगा, डेट इज 50, कंट्रोल दोबारा से वापसी आएगा जहां से वो कॉल होता है, लाइन नंबर 11 पे वापसी आएगा, और फिर कंसोल डॉट रीड की कंसोल की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होगी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यू कैन सी कि पहले 5 आएगा फिर 50 आएगा, तो वैल्यू ऑफ ए इन मेन इज 5, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इन ऐड इज 50। अब ऐसा क्या हो रहा है कि हमने तो एक असाइनमेंट का प्रोसीजर पढ़ा, एक असाइनमेंट के बारे में पढ़ा था कि असाइनमेंट कहते हैं असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। हमने ये चीज कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई है कि अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है और हम आफ्टर सम पॉइंट ए की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं 50 से, तो ए की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए, मतलब एक वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू 5 है, अगर मैंने उसकी वैल्यू को अपडेट किया 50 जो है फॉर एग्जांपल 5 को ओवरराइट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें, सबसे पहले ये मेन से स्टार्ट हुआ, ए की वैल्यू ए डिक्लेयर हुआ, ए की वैल्यू 5 हुई, डिस्प्ले हुई, जब हमने ऐड वाले प्रोसीजर को कॉल किया
तो कंट्रोल जो है वो यहाँ ऐड वाले प्रोसीजर में आया, यहाँ एक और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ सेपरेट वेरिएबल और ए की वैल्यू 50 फॉर एग्जांपल असाइन हो गई। बट याद रखना कि यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हुई है। क्यों चेंज नहीं हुई है, इसके लिए मैं आपको ये प्रूफ भी कर दूंगा, थ्योरी के अंदर बता देता हूँ। डिस्प्ले होने के बाद ये वापसी आया। अब अगर मैं कॉल ऐड करने के बाद यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन करके वैल्यू ऑफ ए को डिस्प्ले करना चाहूँ, तो वैल्यू ऑफ ए वो डिस्प्ले होगी जो मेन के इनसाइड है, दैट इज 5 नॉट द 50, क्योंकि ए की वैल्यू मेन के अंदर चेंज नहीं हुई है। ठीक है, एज यू कैन क्लियरली सी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 550 और फिर लास्ट में 5 ही आ रहा है, वो मेन वाला जो मैंने डिस्प्ले करवाया है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्कोप डिफरेंट होने से हुआ क्या, तो इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रैम है, ठीक है, और रैम में हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं। रैम कंसिस्ट ऑफ मैनी मेमोरी एड्रेसेस। सपोज करो एक एड्रेस नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये रैम आ गई। जैसे ही मेरे पास वेरिएबल ए डिक्लेयर होता है मेन के अंदर, तो लेट सपोज वेरिएबल ए इज डिक्लेयर्ड एट द मेमोरी एड्रेस 2, और यहां पर मैंने वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, मैंने 5 असाइन कर दिया था ए को। फिर डिस्प्ले हुआ, कॉल ऐड किया, यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, बट दिस टाइम नाम वेरिएबल का सेम है बट मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा। इट वुड बी मेमोरी एड्रेस 1 3 5, कहीं से भी कोई भी हमारा कंपाइलर जो ना अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस वेकेंट होगा वो उसको एलोकेट कर देगा। मैं चलो 5 नहीं लिखता इसको, फॉर एग्जांपल 6 एड्रेस दे दिया, और यहाँ पर सब ऐड प्रोसीजर के इनसाइड यहाँ पर 50 वैल्यू आ गई। नाउ यू कैन क्लियरली सी ऑल्दो वेरिएबल के नाम सेम है बट डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये मेन वाला ए है और ये जो है वो ऐड वाले प्रोसीजर वाला ए है। अगर मैं इसमें कोई चेंजेस अप्लाई करूंगा तो सिर्फ इसमें ही होगी, मतलब एड्रेस नंबर 2 में होगी, एड्रेस नंबर 6 में चेंजेस अप्लाई नहीं होंगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लोकल वेरिएबल। अब आते हैं, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल की तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से वेरिएबल डिक्लेरेशन रिमूव कर रहा हूं। ये रिमूव करने के बाद मैंने मेन जो मेरा प्रोसीजर है, सब रूटीन है, उसके बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल डिम ए एज इंटीजर। अगर मैं किसी वेरिएबल को मेन के आउटसाइड डिक्लेयर कर देता हूं vb.net के केस में, तो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल सेट टू बी एज ग्लोबल वेरिएबल। मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द मेन प्रोसीजर, it can be accessed from any of the procedure or a function. What I am now going to do is, अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू को फॉर एग्जांपल असाइन कर रहा हूँ 5। देखो मैंने यहाँ मेन में डिक्लेयर नहीं किया, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली a को 5 असाइन कर दिया। console डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ a इन मेन भी 5 डिस्प्ले हो जाएगी। कॉल किया ऐड वाले फंक्शन प्रोसीजर को, और यहाँ पे a की वैल्यू को मैं 50 कर रहा हूँ, और अब जब मैं डिस्प्ले करूंगा क्या होगा, a की वैल्यू 50 डिस्प्ले हो जाएगी। रिमेंबर यहाँ पर जो a है मेन के अंदर और जो यहाँ पर a है, ये दोनों एक ही a है, मतलब ये दोनों सेम वेरिएबल है, सेम मेमोरी एड्रेस के ऊपर है। मतलब जब यहाँ पर मैंने वैल्यू a की 50 की तो 50 ने 5 को रिप्लेस कर दिया ग्लोबल वेरिएबल के केस में। जब ये डिस्प्ले कराएगा और एंड सब होगा तो कंट्रोल दोबारा से वहीं पर आएगा जहां से कॉल हुआ है। तो अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ a इन मेन डिस्प्ले करना चाहूं, तो अब वैल्यू ऑफ a इन मेन जो है वो 5 डिस्प्ले नहीं होगी, वो 50 डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब वो कंटेंट जो है, पहली बात ग्लोबल वेरिएबल में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, और अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी चेंजेस मैं अप्लाई कर रहा हूं अगर प्रोसीजर के इनसाइड, और अगर सीक्वेंस ऐसी है जिसके अंदर
वो रिटर्न करने के बाद दोबारा से उस वेरिएबल को अगर यूज कर रहे हैं तो वैल्यू अपडेटेड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो सबसे पहले 5 प्रिंट होगा जो कि इसका है, फिर कॉल होने के बाद फिर 50 प्रिंट होगा इस वाले ए की वैल्यू, और जब दोबारा वापसी आएगा और जब थर्ड टाइम प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इन मेन तो 50 ही प्रिंट होगी। ठीक, क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ ए जो है अपडेट कर दी थी। अगर मैं वैल्यू ऑफ ए को प्रोसीजर के अंदर 55 नहीं 50 नहीं करता 70 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अब पहले 5 70 और फिर दोबारा 70 आएगा। तो आई होप ये जो हमारा लोकल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल है का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जस्ट इसकी डेफिनेशन जो पेपर में आती है वो याद रख लेना। लोकल वेरिएबल का जो इट्स स्कोप इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू अ प्रोसीजर लिख दो, फंक्शन लिख दो, सब रूटीन लिख दो। इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू अ फंक्शन प्रोसीजर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड मतलब it cannot be accessed from outside of that procedure function. Global variable, its scope is not limited and it can be accessed and it can be accessed from any function or a procedure, we can say any part of the program. Okay. लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के बाद वी हैव पासिंग पैरामीटर्स। पासिंग पैरामीटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस। याद रखो कि पास बाय रेफरेंस हम लोग लेवल्स में कवर करेंगे, और भी जो हम कवर कर रहे हैं या जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द पास बाय वैल्यू। पासिंग पैरामीटर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों, या पासिंग पैरामीटर हम किस वेरिएबल के लिए करेंगे, जिसका स्कोप लोकल होगा या जिसका स्कोप ग्लोबल होगा? इसका आंसर ये है, जब भी आप पैरामीटर्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, पैरामीटर्स को प्रोवाइड करते हो वैल्यूज, तो ये हमेशा लोकल वेरिएबल के साथ ही होगा। का रीजन ये है, ग्लोबल वेरिएबल को किसी को भी पास कराने की जरूरत नहीं होती, ग्लोबल वेरिएबल तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल मुझे मुझे फॉर एग्जांपल एक पर्सन को कॉल करनी है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, और मेरा उनसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं है। मैं एक टीचर को जानता हूँ और वो टीचर प्रिंसिपल से उनका डायरेक्ट एक्सेस है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा मैसेज होगा वो मैं उन टीचर तक पहुँचा दूंगा। मतलब मैं जो मैसेज है, मेरा जो मैसेज है वो एक आर्ग्यूमेंट है, मैं जिस टीचर को पहुँचा रहा हूँ वो काइंड ऑफ अ पैरामीटर है, वो मेरा मैसेज रिसीव कर रहे हैं, और वो मैसेज जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल को डिलीवर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा जो स्कोप है वो प्रिंसिपल ऑफिस तक है ही नहीं। अगर मेरा स्कोप प्रिंसिपल ऑफिस तक डायरेक्टली है तो मुझे पैरामीटर्स की नीड है ही नहीं, मुझे किसी भी थर्ड पर्सन की, जो बीच में मिडिल मैन है ना, उसकी नीड ही नहीं है। तो मतलब पासिंग पैरामीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ लोकल वेरिएबल के केस में आता है। अब आते हैं पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता क्या है। पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है, जो लास्ट वाली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स देखी थी, मैं इसी से ही आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ।
मैं दोबारा से कोड लिख रहा हूं उसका। तो inside the main, what I'm going to do is I am going to create two variables which is going to be added together. So a comma b as integer, a की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी b से, और b को मैंने 50 से, और b को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 100 से। और अब मैं कॉल कर रहा हूं ऐड वाला प्रोसीजर बाय राइटिंग a कॉमा b। अब यहां पर भी मैं दो पैरामीटर्स बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दो हैं, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी दो होने चाहिए। तो यहां पर मैं num1 एज इंटीजर कॉमा num2 एज इंटीजर कर रहा हूं। देखो यहां पर वेरिएबल है, अगर इसके साथ मैं फॉर एग्जांपल यहां लिख दूं बाय वाल और फिर num1 लिख दूं तो भी ठीक है। अगर num2 के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट ये बाय वैल्यू ही कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब सूडो कोड में भी अगर हम लिख रहे हैं और हम सिंपली पैरामीटर के टाइम पे num1 कॉलन इंटीजर लिख रहे हैं और कोई बाय वैल्यू नहीं लिख रहे, तो भी वो बाय वैल्यू ही कंसीडर किया जा रहा होता है। अब हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, लोकल वेरिएबल। याद रखना ये जो num1 है पैरामीटर, num2 पैरामीटर, ये लोकल है, मतलब इसका स्कोप सिर्फ ऐड के प्रोसीजर तक ही है। सिमिलरली अभी जो मैं एक तीसरा पैरामीटर बनाने जा रहा हूँ दैट इज आंसर एज इंटीजर, ये भी मेरे पास जो वेरिएबल है इसका स्कोप भी क्या है, लिमिटेड है, लोकल वेरिएबल है। और अब आंसर इक्वल्स टू num1 प्लस num2 कर दिया मैंने, और सिंपली मैं डिस्प्ले कर रहा हूं कंसोल डॉट राइट लाइन आंसर वाले वेरिएबल को। दैट्स इट। यहां पर कॉल करने के बाद अब ये पूरा कोड हमारा जो है ना वो इस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है। अब पॉइंट ये है, एक मिनट, अब पॉइंट ये है कि हम यहां पर जब हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, वो बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं कि लोकल वेरिएबल उन्हें ये बात देख ली थी कि ए और बी को हमें फॉर एग्जांपल ऐड करवाना है ऐड प्रोसीजर के इनसाइड। अब हम इस ए वेरिएबल को और बी वेरिएबल को हम ऐड वाले प्रोसीजर में एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, लोकल वेरिएबल है। तो हम ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को पास करवाएंगे, और वो पास कैसे कराएंगे, थ्रू बाय वैल्यू। बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल होती है, मतलब ए की वैल्यू क्या है 50 और बी की वैल्यू क्या है 100, उसकी एक कॉपी क्रिएट होगी और वो कॉपी num1 वाले वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। मतलब ए की कॉपी वैल्यू की कॉपी num1 वाले वेरिएबल को और बी की वैल्यू की कॉपी num2 वाले वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी, मतलब एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस के अंदर। तो बाय वैल्यू कहता है द कॉपी ऑफ अ आर्ग्यूमेंट, मतलब ए और बी सेल्फ इज आर्ग्यूमेंट, so the copy of the argument is created and is passed to a parameter inside a procedure, मतलब add procedure के inside। if the parameter value gets changed it does not affect on the original number। ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वेरिएबल से मुराद आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। मतलब अगर इनसाइड ऑफ दिस ऐड प्रोसीजर इफ आई वुड जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ अ num1, क्योंकि num1 के पास वैल्यू ऑफ ए है, इसका कोई इफेक्ट ए के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट मेमोरी एड्रेस के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। अभी सिंपली मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, अभी आपके पास सिंपली 150 आंसर आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉन्सेप्ट बाय वैल्यू को एक्सप्लेन करने पे आऊं, तो याद रखो यहां पर अगर मैंने num1 की वैल्यू को अपडेट किया किससे, फॉर एग्जांपल 30 से, मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद इसका मतलब यह हुआ कि num1 वेरिएबल की वैल्यू 30 हो गई है। अब अगर मैं कॉल किया, कॉल करने के बाद ये वैल्यू चेंज हुई, चेंज होने के बाद अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ द वैल्यू ऑफ ए, तो
does not affect the number 1. When the value of num1 gets changed, it does not have any effect on the variable a, ठीक है, on the original variable or we can say on the argument, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हो जाएगा that is 150 and then it would get printed the value of a that is inside the main, that is 50। अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूं तो यू कैन सी ये 150 के बाद 50 आंसर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेमोरी के पास ही जाओ, इस तरह के क्वेश्चंस वो दे सकता है आपको। तो यहाँ पर ये हमारी रैम है, यहाँ पर मैं कुछ एड्रेसेस बना रहा हूं और सपोज करो ये ए वेरिएबल जो कि मेन के इनसाइड डिक्लेयर हुआ, ये बी वेरिएबल है और ए की वैल्यू है मेरे पास 50 और बी की वैल्यू 100। तो यहाँ पर 50 आ गया एड्रेस 1 में और 100 एड्रेस नंबर 2 में आ गया है। और यहाँ पर जो मैंने num1 और num2 डिक्लेयर किया है, दे आर ऑन अ डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस दीज वेरिएबल्स। सो num1 यहाँ आ गया, num2 यहाँ आ गया। अब हुआ ये कि जब मैं कॉल कर रहा हूँ अपने ऐड वाले प्रोसीजर को, ए कॉमा बी दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, इनकी कॉपी क्रिएट होगी, मतलब 50 और 100, और ये कहाँ से आने जाएगी? num1 और num2 के पास। तो मतलब जो 50 है वो num1 के पास कॉपी क्रिएट जाएगी, मतलब वो वहां पर तो रहेगी, मतलब उसकी कॉपी जाएगी। और जो 100 है जो बी वेरिएबल होल्ड करता है वो num2 के पास चली जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया था? num1 की वैल्यू को चेंज किया। तो इसका मतलब ये हुआ num1 की वैल्यू 50 थी, यहाँ पर 30 आ गई। मतलब ये एड्रेस नंबर जो भी हुआ ये एड्रेस नंबर 4 में हुआ था, ठीक है। और जब हम दोबारा से कंट्रोल हमारा वापस वहीं पर आया आफ्टर कॉलिंग ऑफ अ प्रोसीजर या प्रोसीजर एंड होने के बाद, जब हम कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू ऑफ ए कर रहे हैं, तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन द ओरिजिनल वेरिएबल, इट डज नॉट इफेक्ट एनी ऑन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू में हम वेरिएबल को भी पास करा सकते हैं, हम पास बाय वैल्यू में सिंपली कोई भी वैल्यू भी पास करा सकते हैं, सिंपल। पास बाय वैल्यू के अंदर डेफिनेशन अगर आपके पास आती है, इफ passing a parameter is passed by value, the actual value is passed into the procedure, the actual value is passed into the procedure if a variable is used। अगर तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल यूज हो रहा है, the value of that variable cannot be changed, the value of that variable cannot be changed within the procedure या within the subroutine। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स फंक्शन पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स पे मैंने अप्लाई करके दिखा दिए हैं। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली फंक्शन। फंक्शन में अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग फंक्शन चीज मैं बस क्लियर कर दूं कि अगर आप यूज करना चाह रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं सूडो कोड में। जस्ट आप वेरिएबल, क्योंकि सूडो कोड में कोई मेन प्रोसीजर तो होता नहीं है, तो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें, डिक्लेयर कोई भी नाम लिख दें, ए कॉलन इंटीजर, तो आगे डबल स्लैश डाल के कमेंट में लिख देगा इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। या फिर देयर आर सो मेनी चांसेस कि इस बार 15 मार्क वाले क्वेश्चन में वो आपको फंक्शन, प्रोसीजर्स, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल में घुमा दे। तो आपने करना ये है कि याद रखो कि अगर तो कोई भी एरे है, कोई हमारे पास वेरिएबल है जो कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, तो जो भी आप फंक्शन या प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर पैरामीटर्स मत क्रिएट करना उसके लिए। बट अगर कोई एरे है या अगर कोई वेरिएबल है जो कि लोकली डिक्लेयर्ड है, देन
and you want to use it in a procedure or a function, then you have to basically create the parameter for it. ठीक है, और वो पास बाय वैल्यू के थ्रू होगा, रेफरेंस सिलेबस में नहीं है. सो फंक्शन के इनसाइड आते हैं. फंक्शन भी ब्लॉक ऑफ कोड है that is written once and can be called many times. फंक्शन में बेसिक it is always called in an expression. एक्सप्रेशन से मुराद हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू. फंक्शन हमेशा वैल्यू को रिटर्न करता है. और जो बेसिक डिफरेंस फंक्शन और प्रोसीजर में है वो यही है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू एंड प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न्स अ वैल्यू. ऑल्दो वो रिटर्न जरूर करती है, प्रोसीजर वापस जरूर आती है जहां से वो कॉल होता है, बट वो अपने साथ कोई वैल्यू लेके नहीं आती, वो कंट्रोल सिर्फ आता है. फंक्शन जब वापसी आता है खत्म होने के बाद तो वो अपने साथ कोई ना कोई वैल्यू जरूर लेके आता है. तो इस वजह से इट इज नॉट सेल्फ कंटेन कोड, इट इज नॉट अ सेल्फ कंटेन कोड. प्रोसीजर सेल्फ कंटेन कोड है, मतलब सारा का सारा काम प्रोसीजर के इनसाइड ही होता है, जो भी काम होना है. फंक्शन में उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली यूज होती है किसी और फंक्शन में या किसी और प्रोसीजर में, तो वो सेल्फ कंटेन नहीं कहलाता इस वजह से. जब आप फंक्शन को क्रिएट करते हैं, फंक्शन हेडर के बारे में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन हेडर या फंक्शन डेफिनेशन. तो यस, यूजुअली फंक्शन हेडर का वर्ड यूज किया जाता है. फर्स्ट चीज नेम ऑफ अ फंक्शन आता है हमेशा. सेकेंड थिंग हमारे पास पैरामीटर्स एंड देयर डेटा टाइप्स. ये दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं प्रोसीजर जैसी. तीसरी चीज डिफरेंट है सिर्फ रिटर्निंग वैल्यूज. जो रिटर्निंग वैल्यू करेगी ना, रिटर्निंग वैल्यूज, उसकी डेटा टाइप भी फंक्शन के हेडर में लिखी जाती है. सूडो कोड में जो सिंटैक्स है फंक्शन डिफाइन करने का, जस्ट राइट फंक्शन इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ अ फंक्शन. तो हम इसको आइडेंटिफायर लिख देते हैं. देन राइट पेरेंथेसिस. यहाँ पे विदाउट पैरामीटर भी आ सकता है और मोर देन वन पैरामीटर भी आ सकते हैं. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पैरा लिख रहा हूँ. पैरामीटर 1 कॉलन डेटा टाइप, पैरामीटर 2 कॉलन डेटा टाइप, and then simply returns and the data type. जो भी डेटा टाइप जो है वो रिटर्निंग वेरिएबल या वैल्यू की होगी. देन सिंपली हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं फंक्शन के इनसाइड. लाजमी यहाँ पे तो सिंटेक्स में लिखते नहीं, बट रिटर्न का कीवर्ड आता है, ये लाजमी आता है. तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफायर या कोई भी वैल्यू आप रिटर्न करवा सकते हैं. ठीक है, ये आइडेंटिफायर फंक्शन का होता है, ये आइडेंटिफायर उस वेरिएबल वैल्यू का जो रिटर्न होती है. ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना, सेम नहीं होंगे. एंड देन सिंपली राइट एंड फंक्शन, दैट्स इट. अब अगर हमें फंक्शन को कॉल करना है, कॉल ऑफ फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन ऑलवेज कॉल्ड इन एन एक्सप्रेशन, ये बात याद रखना. तो यहाँ पर हमें रखना होगा कोई भी वेरिएबल
मतलब कोई भी आइडेंटिफायर आएगा, कोई भी वेरिएबल हमें आएगा जो कि वैल्यू को रिसीव करेगा, देन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, then give the name of a function and then pass arguments into it. That's it. So this is a syntax of creating or defining a function and calling a function. और ये बात भी याद रखो कि function gets executed only when it is being called. Before calling a function, you cannot execute it. ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं function को फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ अ टू नंबर्स पे फंक्शन में क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, हम यहाँ पर इवन ऑड भी कर सकते हैं, यानी जितना भी काम हमने अभी तक मेन में किया, चाहे वो स्ट्रिंग हैंडलिंग हो, चाहे वो कोई सी भी लॉजिक बनानी हो, वो सब फंक्शन और प्रोसीजर को यूज करते हुए हो सकती है। एडिशन का अगर वो फंक्शन बनाने को कहता है ना, जस्ट राइट फंक्शन, फंक्शन का नाम मीनिंगफुल रख दो, फॉर एग्जाम्पल एड, यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो, फॉर एग्जाम्पल n1 कॉलन इंटीजर कॉमा n2 कॉलन इंटीजर, और ज़ाहिर जब दो इंटीजर नंबर ऐड होंगे तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वो इटसेल्फ इंटीजर ही होगा। तो इट विल रिटर्न्स इंटीजर, यहाँ पे एस के साथ, मतलब रिटर्न्स के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, फंक्शन के इनसाइड है तो लोकल वेरिएबल हमेशा, भले मैं इसको कमेंट करके ग्लोबल लिखना भी चाहूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि फंक्शन के इनसाइड एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है एंड इट इज ऑलवेज बी अ लोकल वेरिएबल। तो डिक्लेयर फॉर एग्जांपल आर फॉर रिजल्ट कॉलन इंटीजर आर असाइनमेंट ऑपरेटर n1 प्लस n2, दो वेरिएबल्स को मैंने ऐड किया और रिजल्ट मैंने आर को स्टोर करवा दिया, एंड देन सिंपली राइट रिटर्न आर एंड देन राइट एंड फंक्शन, दैट्स इट। अब अज्यूम कर रहा हूँ ये मैंने कमेंट में मैंने मेन एक प्रोसीजर बनाया, तो यहाँ पर डिक्लेयर, ये काम करने की जरूरत नहीं है, अगर वो कहता है जस्ट एक फंक्शन क्रिएट करो, बस ये लाइन कोड इनफ है। लेकिन जस्ट मैं प्रोग्राम को, जो कि vb.net में भी सिखाऊंगा इसका इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे डिक्लेयर फॉर एग्जांपल आंसर कॉलन इंटीजर कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर आंसर असाइनमेंट ऑपरेटर, फंक्शन का नाम है ऐड, एंड आई एम गोइंग टू पास टू डेटा 5, 10, टू आर्ग्यूमेंट्स, मतलब वैल्यू पास करा रहा हूँ, वेरिएबल्स पास नहीं करा रहा, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये पास हो गई। 5 और 10 जो है वो असाइन हो जाएंगी n1 को और n2 को रिस्पेक्टिवली, दोनों ऐड होके आर में आएगा रिटर्न आर, तो आर की पास वैल्यू होगी 15, वो 15 रिटर्न करके कहाँ लेकर आएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, और किसको असाइन कर देगा, आंसर वाले वेरिएबल को। सिंपली हम क्या कर देंगे, आउटपुट आंसर, दैट्स इट। की वजह से ये सेल्फ कंटेन कोड नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर अगर ये होता तो सारा काम डिस्प्ले कराने तक भी सबका सब प्रोसीजर के इनसाइड ही कर रहे होते हैं हम। अब यही चीज हम vb.net में देखें तो कैसे होगी। vb.net में जस्ट हमने किया फंक्शन, फंक्शन का नाम हमने बना दिया ऐड, ब्रैकेट्स बनाए, n1 एज इंटीजर कॉमा n2 एज इंटीजर, एज मतलब रिटर्न्स के लिए, इंटीजर जस्ट मैंने एंटर प्रेस किया, एंड फंक्शन आ गया, डिम आर एज इंटीजर, आर इक्वल्स टू n1 प्लस n2, and then simply return
आर। अब मेन की बॉडी में यहाँ पे जस्ट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम आंसर एज इंटीजर आंसर इक्वल्स टू एड ब्रैकेट के इनसाइड मैंने 5, 10 दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, ये मैंने पास करवाए और सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन दैट इज आउटपुट स्टेटमेंट इन VB.NET और डिस्प्ले करा दिया मैंने आंसर वाले वेरिएबल को। तो अब ये जो 15 डिस्प्ले होगा ये इनसाइड द मेन बॉडी होगा। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 15 डिस्प्ले हो रहा है। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कंट्रोल सिखाया था, बताया था किस तरह होता है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट प्लेस किया, तो ब्रेक पॉइंट प्लेस करके मुझे पूरा कंट्रोल दिख जाएगा यहाँ पे कि किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने स्टार्ट किया, बेसिकली ब्रेक पॉइंट क्या करता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है, सो डैट जो भी हम वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज हो रही होती है वो हम उसको देख सकें। और हमें क्या करना है, ये वेरिएबल वॉच विंडो या वेरिएबल रिपोर्ट विंडो में जो जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ हमें शो होंगे। राइट नाउ आंसर की डिक्लेयर हुआ और उसको वैल्यू एक 0 से इनिशियलाइज हुई है। अब जैसे ही मैं सिंगल स्टेपिंग करूंगा, मतलब स्टेप इनटू पे क्लिक करूंगा, तो ये कंट्रोल जो है वो फंक्शन के हेडर के पास चले जाएगा और 5 N1 को असाइन हो जाएगा और 10 N2 को असाइन हो जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ गया, अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि येलो कलर से, तो N1 और N2 के पास 5 और N2 के पास 10 आ गया। अब R वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, अभी उसके पास 0 है, N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू प्लस हुई तो हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल 15 R के पास, आर की वैल्यू 15 है। जैसे ही रिटर्न आर होगा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, वापस वहीं से जहां से वो कॉल हुआ था। अभी देखो आंसर की वैल्यू 0 है, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आंसर के वेरिएबल के पास भी 15 आ जाएगा। और अब जब हम कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि कंसोल की स्क्रीन पे 15 प्रिंट हो चुका है। और कंसोल डॉट रीड की क्या करेगा, जो भी मैं की प्रेस करूंगा ये कंसोल की स्क्रीन को क्या नाम है डिसअपियर कराएगा। एंड सबके लिए जैसे ही मैंने सिंगल स्टेप इनटू पे क्लिक किया तो अभी प्रोग्राम मेरा कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि अगर आप सूडो कोड हो या अगर आपका प्रोग्रामिंग कोड है, ये रिटर्न की स्टेटमेंट बहुत अहम है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट में कुछ चीज हम यहाँ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्प्ले कराते स्टेटमेंट आफ्टर रिटर्न, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर मैं यही सिंगल स्टैपिंग करके दिखाऊं ब्रेक पॉइंट लगा के, तो याद रखना कि रिटर्न आर के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। मतलब अगर आपने सूडो कोड में रिटर्न आर लिख दिया और उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए एक अच्छा सा कोड लिख देता हूँ, मैक्स का, ठीक है। दो नंबर्स हैं, and if I want to compare these two numbers, तो if n1 is greater than n2, एंटर प्रेस करूंगा, अगर n1 ग्रेटर देन n2 है, मैं रिटर्न कर रहा हूं क्या, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू रिटर्न जो भी मैक्सिमम नंबर है, एल्स रिटर्न n2, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो बार रिटर्न स्टेटमेंट क्या आ सकती है, आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकती है। चेक करेगा क्या n1 ग्रेटर देन n2 है, इफ द कंडीशन गेट्स ट्रू तो देन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये रिटर्न n1 यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स वाले पार्ट में आएगा भी नहीं और फंक्शन डायरेक्टली क्या करेगा, कंट्रोल वापस वहीं ले आएगा जहाँ से फंक्शन जो है वो कॉल हुआ था, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे जस्ट मैंने फाइंडिंग मैक्स नाम का फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल क्रिएट फंक्शन बनाया, तो मैंने इसका नाम मैक्स दे दिया। अब आंसर के पास जो भी आया, फॉर एग्जांपल जो भी नंबर आया, तो मैंने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन मैक्सिमम नंबर इज, यहाँ पे मैंने लिख दिया आंसर, ठीक है, वेरिएबल लिख दिया। अगर इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यू कैन सी कि 5 और 10 में कौन सा मैक्सिमम है, तो 10 डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर, एक मिनट सॉरी,
यहाँ पे कॉमा नहीं आता, कॉन्कैटिनेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर इज लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। बट ये मेरा काम नहीं था, काम मेरा ये था कि रिटर्न की स्टेटमेंट बताना। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया जो मैं करना चाहता था, तो सिंगल स्टेपिंग करके दिखा रहा हूँ, मतलब स्टेप इन 2 किया तो कंट्रोल फंक्शन के पास चला गया, n1 के पास 5, n2 के पास 10, चेक करेगा क्या n1 ग्रेटर देन n2 है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स जाएगी। तो अब ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा और यहाँ पे रिटर्न n2 करेगा। जैसे ही रिटर्न n2 हुआ, फंक्शन एंड फंक्शन हुआ और ये कंट्रोल वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये इसने मैक्सिमम नंबर यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया था। अब पॉइंट ये है सिंपली कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता और इस जगह पर 5 लिख देता तो क्या होता, वो फर्स्ट वाला रिटर्न करवाता, सेकंड वाले एल्स की तरफ जाता भी नहीं वो। तो n1 के पास हमारे पास 10 आया, n2 के पास 5 आया, चेक करेगा क्या 10 ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू हुई, देन की बॉडी में एंटर किया रिटर्न n1। तो अब ये इस वाले जो एल्स में या कोई भी स्टेटमेंट, इसके नीचे कितनी भी स्टेटमेंट लिखी है वो इसका को इग्नोर करते हुए फंक्शन को एंड कर देगा और उस वैल्यू को ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास जो प्रिंट करवाएगा दैट इज 10 ही प्रिंट करवाएगा क्योंकि दिस टाइम n1 की वैल्यू ग्रेटर है, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा बेसिक टॉपिक था फंक्शन प्रोसीजर, जिसमें हमने फंक्शन प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा, क्यों यूज होता है, सूडो कोड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, VB.NET में कैसे अप्लाई होता है, लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है, पास बाय वैल्यू क्या है, ठीक है।